श्री हरिवंश। सांवरी सूरत के सौंदर्य का क्या कहना। जिसने देख लिया उसके लिए और कुछ देखना शेष न रहा। दर्शनीय तो केवल यह सांवरा स्वरूप है, या इसके साथ साथ इस सांवरे रूप की नित्य पिपासु सांवरमयी श्री राधिका रानी है। एक बार इस सांवरी सूरत पर ही बात चल पड़ी। गोपियों की मंडली में यही विषय चल रहा था कि श्याम सुंदर सांवरे हैं, फिर भी इनकी रूप छटा की मादकता अद्वितीय है। श्याम वर्ण में इतना लावण्य कभी नहीं देखा। हाँ, किशोरी अवश्य उनके बराबर बैठ सकती हैं। उनका सौंदर्य लावण्य इनके समक्ष ठहर सकता है। कोई बीच में बोल उठी, पर सखियों, किशोरी के सौंदर्य को सौंदर्य कहाँ से मिलता है, यह भी तो विचारणीय है। किशोरी के सौंदर्य का स्रोत इन श्याम सुंदर की श्यामलता ही तो है। सखियां हंस पड़ी और एक बोली, हाँ भाई, अब श्याम सुंदर की चाटुकारिता तो करोगी ही। बात यह है कि नील समुद्र में डुबकी लगाने के लिए ऐसा करना कुछ बुरा थोड़ी है। कोई और कह उठी, राधिका का सौंदर्य नारी सौंदर्य है, माना कि उसमें श्याम सुंदर से होड़ लेने की क्षमता है, पर पुरुष में ऐसा सौंदर्य और कहीं देखा? यह सौंदर्य तो इन सहज सांवरे नंद नंदन का ही है। ऐसा सौंदर्य तो नंद नंदन का ही हो सकता है। उससे समर्थन पाकर पहले वाली सखी बोली, हाँ सखी, मेरा अभिप्राय भी यही था। यह सब तो मुझे व्यर्थ ही बनाने लगी। मंडली में से कोई और चतुर बाला बोली, चोर के साथी चोर ही तो होंगे। भाई जो जैसा है उसे वैसे ही तो भाते हैं। हमारी किशोरी तो सीधी साधी भोली भाली है, हमें तो वही सुंदर लगती है। हमें क्या तुम्हारे श्याम सुंदर से? तुम चोर चालाक, तुम्हारा सांवरा चोर चालाकी का शिरमौर है। तुम उसके गीत गाओ, हम तो किशोरी को ही सराहेंगी। वह दोनों बाला लजा गई और बोली, अरे सखियों, तुम बातें कितनी ही बनाओ, पर मन मन भावे मूड हिलावे करना तो तुम्हारी आदत है। चोर चालाक तुम ही हो, जो मन में कुछ और मुंह पर कुछ और लाती हो। सीधी सीधी हैं हम, जो सब कुछ सच सच कह देती हैं, अपने मन की भी और तुम्हारी भी। ना विश्वास हो तो चलो किशोरी को ही बुला लाओ और उससे पूछ देख लेते हैं। गोपियों को कुछ दुराग्रह या हट तो था नहीं, पर नव कौतुक आतुरा होने के कारण उन्होंने यह लीला अभिनय किया। वे झट तैयार हो गई और उनमें से दो राधिका को बुलाने चल पड़ी। वे दोनों द्रुत गति से बढ़ती जा रही थी, मन में खलबली थी। देखिए किशोरी क्या कहेगी। अपने मुख से अपनी प्रशंसा वे कदापि न कर सकेगी। संकोची तो ठहरी। प्रियतम अधिक सुंदर है, यह भी लज्जा संकोच के कारण नहीं कहेगी। सब पीछे पड़ जाएंगी, छेड़ेंगी, गुदगुदाएंगी, पूछेंगी बार बार, हाँ किशोरी कौन सुंदर है, जरा कह तो। उस सुंदरता का आस्वादन तूने कैसे किया? अरे सलोना है वे, कभी देखा तो होगा। सलोना तुझे मधुर लगा, क्या बात है। सखियां इन विचारों में खो सी गईं। वे परस्पर कहने लगी, सखी सच तो यह है कि उसका सलोना स्वरूप मधुर है, अत्यंत मधुर है। इस प्रकार बातचीत करती हुई सखियां अपने सुध-बुध बुलाए राधिका भवन से आगे निकल गईं। कुछ दूर निकल गईं तो याद आया, अरे हम कहाँ निकल गए। उधर सखी मंडली दोनों गोपियों को जिन्होंने श्याम सुंदर का सौंदर्य सराहा था खिजाने में लगी हुई थी।
कोई कहती सखी थोड़ी देर को मुझे ही श्याम सुंदर समझ लो, मेरा वर्ण भी तो श्याम है। यदि मैं श्याम हूँ और एकांत में मिल जाऊं तो क्या कहेगी, क्या करेगी? यदि कुछ ना कहे तो आंख ही उठा। एक और अनगिनत सखियां और एक और वह दो, शायद ललिता विशाखा ही थी। वे संकोच के मारे दबी जा रही थी, सोच रही थी कब किशोरी आए, कब हमारी जान छूटे। जब सखियों ने बहुत तंग किया तो बोली, यदि तुम श्याम बन जाओ और एकांत में मिल जाओ तो तुम में से किसी के घर का पथ दिखला दूंगी। सखी मंडली में हंसी का तूफान आ गया। बोली, खूब कहा, यानी श्याम एकांत में मिल जाए तो ये समझो कि मेघ मालाएं घिर कर किसी सुंदर चंद्र को अपने अंक में भर लेती हैं, और यदि हम श्याम सुंदर बन जाएं फिर हम मिलें तो दूसरा रास्ता दिखा देगी। शाबाश है तुम्हारी इस सोच को। श्याम तो श्याम है, जो कुछ वह दे सकें तुमसे ले सकें, वह पात्रता हमारी कहाँ। इधर बातचीत का आनंद सागर हिलोरे ले रहा था, उधर वह दोनों राधिका भवन में पहुंच गईं। बाहर से तो पता लग गया कि श्याम सुंदर वही हैं। सखियां सोच में पड़ गईं कि हम अंदर जाएं या नहीं। वे सोच ही रही थी कि उनके श्रवणों में ध्वनि आई। प्रिय कह रहे थे, राधे कितनी सुंदर हो तुम, तुम्हारे इस रूप को देखकर उन्मत्त होता हूँ मैं। राधिका का उत्तर था, तुम्हें देखकर कितनों को उन्माद हो जाता है। चैतन्य तो चैतन्य, जड़ भी मोहित हो जाते हैं तुम पर। प्रिय का हास मुंह उठा गए, बोले, ये क्या बात हुई, जरा सोचो तो। यदि तुम्हारी ही बात मान्य हो तो जड़ चैतन्य सब मुझ पर उन्मत्त और मैं तुम पर। फिर कहो तो कौन सुंदर है? इसके बाद किसी ने के बोलने की ध्वनि ना आई। इसके आगे कुछ कहना मूक भाषा में ही हो सकता है। इस मूक भाषा को कैसे बतलाएं? यह तो सरिता सागर की धीर कल्लोल युक्त मूक ध्वनि थी। कुछ देर प्रतीक्षा करके सखियों ने द्वार थपथपाया। यद्यपि उनकी इच्छा इन दोनों के रस को भंग करने की नहीं थी, फिर सखियों को क्या उत्तर दें। इस दुविधा में फंसकर द्वार खटखटा ही दिया। दोनों चंद्र चकोर उठे, द्वार खोला और बोले, अरे अंदर क्यों नहीं चली आई? कब आई तुम? सखियां हंस पड़ी, बोली, उन्मत्तों को कहाँ इतना ज्ञान, कोई कब आया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सोचा चोरी पकड़ी गई, और बोले, जब आने वाले उन्मत्त हो जाएं, कहीं के कहीं पहुंच जाएं, हम कब आई इसका भी पता न रहे तो क्या किया जाए। इसी प्रकार हंसते हंसाते सखियों ने बतला दिया कि हम किशोरी को बुलाने आई हैं। बात वही बताएंगी। आप बोले, बस इन्हें ही? मुझे तो इनके आगे कोई पूछता ही नहीं। हाँ भाई, काला जो ठहरा। अच्छा, ले जाओ इन्हें, मैं तो चला। यह कहकर तीव्र पद चाप से इन सबसे पहले वहां जा पहुंचे और एक झुरमुट में छिप गए। इधर हास प्रयास करती हुई दोनों सखियां और राधिका जी वहां पहुंची। उन्हें ऐसा लगा कि प्रियतम वहां पहुंचे हैं। उन्होंने खोज भरी दृष्टि से चारों ओर देखा और चुप ही रही। श्री राधिका के पहुंचते ही सखियों में और अधिक कोलाहल हो गया। वह अपनी प्रिय सखी को घेर कर खड़ी हो गई और आदर सम्मान पूर्वक उन्हें बिठाकर आप चारों ओर बैठ गए। बोली, किशोरी, आज बड़ी भारी उलझन आ गई है, जरा सुलझा तो सही। राधिका ने हंसकर कहा, तुम्हारी उलझन? तुम्हारी उलझन तो वे ही सुलझा सकते हैं, मुझे तो उलझाओ ना। कैसे उलझाऊं, यही आता है बस। हास परिहास से वन प्रांत गूंज उठा। वह बोली, उलझवाना क्यों, उलझना आता है, तभी तो अनुभव है कि
उन्हें सुलझाना आता है? जरा बता, तू कैसे उलझी थी और उन्होंने कैसे सुलझाया क्योरी? इस सुलझन में और कितनी उलझने थीं। राधिका संकोच में पड़ गई और बोली, तुम्हारी तो बातें ही उलझन है। पहले कोई उनसे सुलझे, फिर सुलझन या उलझन का पता चले। सखियां देर तक हंसती रहीं, फिर गंभीर सी होकर बोली, अच्छा किशोरी, यह बता, कोई अनुपम सुंदर हो, गौर वर्ण, उन्नत मस्तक, कमल नेत्र, तीखी नाक, बिंब अधर, मुक्तावली से दांत और सुंदर कपोल हो, ऐसे चंद्रमुख को सघन काली केशावली ने चारों ओर से आवृत कर रखा हो तो वह सुंदर लगेगा? या कोई श्याम वर्ण हो, उसके नेत्र युगल कमल को भी विकसित कर देने वाले माधुर्य से परिपूर्ण हो, कपोल अरुण आभा से प्रदीप्त होकर चित्त हरण करते हो, नासिका नुकीली और हृदय में चुभ जाने वाली हो, लाल लाल मृदुल अधरों में अत्यंत सुंदर दंतावली जो विद्युत घिति को भी हरा दे और मनोहर ठोड़ी हो, तो वे श्याम वर्ण वाला सुंदर प्रतीत होगा या गौर वर्ण? राधिका उनकी चालाकी जान गई। बोली, यह तो अपने अपने मन, नयन और संबंध पर ही निर्भर है। मेरी संपत्ति में तो उस श्याम वर्ण वाले के सम्मुख ये गौर वर्ण फीका पड़ जाएगा। तुम जानती हो ना कि नेत्रों को उज्ज्वलता कभी सुखदायी नहीं होती, श्यामलता होती है। सूर्य से चंद्रमा अधिक प्रिय है सबको क्योंकि उसमें श्यामलता है, या इसलिए कि चंद्रमा के प्रकाश में नील नभ की नीलिमा खिल उठती है। मेरी समझ में तो श्याम वर्ण वाला ही अधिक सुंदर है। सखियां ठठाकर हंस पड़ी। वह दोनों जिन्हें पहले सबने छेड़ा था बोली, क्योरी, पूछ लिया किशोरी से? सब बोली। किशोरी ने भी अपना अनुभव कह दिया। इसे गौर सौंदर्य अवलोकने का सौभाग्य मिला ही नहीं, इसने तो केवल श्याम सौंदर्य ही देखा है। पर किशोरी, चल, तू हमारी रानी है, तेरा ही निर्णय माना, पर इतना अवश्य है कि नील नभ की शोभा श्वेत चंद्र से है। राधिका कुछ न बोली, क्या कहती भला। इसी समय झुरमुट में से उनका नील नभ झलक उठा। सब हंस पड़ी, सकुचा गई। आप बोले, मुझसे तो पूछ लो। राधिका ने टेढ़ी नजर से प्रियतम को अवलोकन। आपने झट कह दिया, डांटती क्यों हो? मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा। राधिका मुस्कुराकर चुप हो गई। सखियों ने जोर का ठहाका लगाकर कहा, तुम बोलो, कौन सुंदर लगेगा? आपने कहा श्याम वर्ण तो गौर चंद्र में कलंक कहा जाता है। चंद्रमा यदि सारा ही श्याम हो जाए तो उसे कौन चाहेगा? ग्रहण के चंद्रमा को कोई प्यार नहीं करता। अब श्री राधिका से न रहा गया, बोली, तुम तो अधूरी बात कहती हो। चंद्रमा में श्यामलता न दिखे तो लोग उसे अपशकुन और उत्पात का कारण मानते हैं। उसी समय दोनों सखियां जो बुलाने गई थी बोली, उन्मत्तों से मत पूछो। जड़ चेतन श्याम चंद्र के लिए उन्मत्त है और श्याम चंद्र गौर चंद्र पर लट्टू। सब सखियों ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। वह बोली, श्याम और गौर, गौर और श्याम एक ही बात है, दोनों अभिन्न हैं। हमें तो युगल सौंदर्य ही भाता है। आप झट बोल उठे, मुझे तो नील सागर में उठने वाली यह तरंगे ही प्यारी हैं। नील सागर का सौंदर्य यह तरंगे ही हैं। इससे भिन्न सागर का सौंदर्य असौंदर्य ही है। सखियां लजा गई। उस अनंत प्रभा को लेखनी कैसे बताए? बोली, युगल सौंदर्य सिंधु और उसमें तरंगित रहने वाली इस नित्य तरंगों की जय। इस युगल सौंदर्य सिंधु और उसके अंक में नित्य विराजित इन पीत तरंगों की जय। श्री हरिवंश। राधे राधे।